Problem number 12.8. The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What is the radii of n is equal to 2 and n is equal to 3 orbit? So देखो बहुत ही आसान है. अभी हम लोग देखे भी हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू एन स्क्वायर, और ये मीटर में था. सो ये एन स्क्वायर. सो क्लियरली एन का वैल्यू चेंज करते जाओ और जो रेडियस का वैल्यू चेंज होता जाएगा. सो एन इज इक्वल टू 1 लोगे, क्वांटाइजेशन वैल्यू क्वांटा वैल्यू एन इज इक्वल टू 1 लोगे तो R1 हो गया 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, जो कि दिया गया इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो कि ग्राउंड स्टेट हुआ. ठीक है, पहला जो होता है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पॉजिटिव हो गया ना, ये पहला जो हुआ ये आपको इनर मोस्ट ग्राउंड स्टेट हो गया. फिर उसके दूसरा आपको n इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर n इज इक्वल टू 2 हुआ. ऐसे करके ना इसका स्टेट चेंज होते रहता है. अब n इज इक्वल टू जब 2 लोगे तो R2 का वैल्यू होगा 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 4 मीटर. सो ये हो जाएगा 3 चौक 12 2 20 21.2 into 10 to the power minus 11 meter, that is 2.12 into 10 to the power minus 10 मीटर. n का वैल्यू जब आप 3 लोगे तो क्या होगा, ये R3 हो जाएगा 5.3 इंटू 3 इंटू 10 to the power minus 11 मीटर इंटू 3 नहीं इंटू 9 होगा ना, बिकॉज n स्क्वायर है यहाँ पर. सो 5.3 इंटू 9 इंटू 10 to the power minus 11 मीटर, और 3 इंटू 9 7 2 45 47.7 into 10 to the power minus 11 meter, that is 4.77 into 10 to the power minus 11 minus 10 मीटर. सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था. ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12.9, जो बहुत ही आसान ये भी प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. ये A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? देखो, गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कहने का मतलब आप मान सकते हो कि वो किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है. ऐसे भी जब कुछ भी नहीं दिया जाए ना तो आपको n इज इक्वल टू 1 मानना है, ग्राउंड स्टेट मानना है. अब कितना एनर्जी दिया गया, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया गया. तो आपको देखना है कि कौन कौन सीरीज ऑफ वेवलेंथ आ सकता है. देखो ये सब प्रॉब्लम आपको नीट जेई में पूछे भी जाते हैं. सो ये आपको जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटॉम है तो कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वैसे ही आपको मालूम है कि n इज इक्वल टू 2 के स्टेट में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 3 पे होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 4 पे कितना होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसको सप्लाई कर दिए, एक एटॉम था यहाँ पर, उसको आपने सप्लाई किया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसमें 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड हो जाएगा. सो आप लिखोगे कि व्हेन गैसियस हाइड्रोजन एटॉम इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 कर दो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज bombarded with 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron beam, then net energy of hydrogen atom. नेट एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो क्लियरली ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम. ये इस स्टेट तक n इज इक्वल टू 4 स्टेट तक तो जाना इसका पॉसिबल ही नहीं है. मीन्स कि आप बोल सकते हो कि E1 से E4 तक नॉट पॉसिबल. अब कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, सो ट्रांजिशन
transition from n is equal to 1 to n is equal to 3 state possible। ये क्या करेगा, उसमें से यहाँ तक जाने में जितना एनर्जी चाहिए उतना ले लेगा और वहाँ पर चला जाएगा। इसके पास थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हो गया है, लेकिन स्टिल इसके जो n इज इक्वल टू 4 है ना, वो इससे भी ऊपर है, सो वहाँ तक तो नहीं जाएगा। n इज इक्वल टू 1 से ये मैक्सिमम जा सकता है, तो n इज इक्वल टू 3 तक चला जाएगा। सो यहाँ पर अब ये आ गया एटॉम। अब यहाँ से ये कहाँ पे आ सकता है, नीचे में यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आया। मीन्स कि 3 आपको जो वेवलेंथ इमिट हो सकता है, 2 होगा, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग करेगा लाइमन सीरीज और ये क्रॉसपॉन्ड करेगा बाल्मर सीरीज। तो आप बोलोगे, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप से पूछ सकता है। ये आपको सवाल दे देगा और पूछेगा कि कौन कौन से सीरीज का वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट हो सकता है। ओनली लाइमन सीरीज, 2 लाइमन एंड 1 बाल्मर सीरीज, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना सकता है। सो आप बोलोगे 2 लाइमन एंड 1 बाल्मर सीरीज of wavelength is emitted। अब ये देखो, ये लाइमन सीरीज के जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 पे जो आया है, और वैसे ही बाल्मर सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग होगा जो कि n इज इक्वल टू 2 पे आया है। सो हम लोग पहले लाइमन सीरीज के से क्रॉसपॉन्डिंग निकाल लेते हैं। सो 1 बाई लैम्डा, आपको मालूम है रिडबर्ग कांस्टेंट 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और 1 बाई n1 जहाँ पर आया है। तो कहाँ पर आया है, पहले आपको लाइमन सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग n इज इक्वल टू 1 पे आया है, और कहाँ से आया है, तो एक तो हुआ कि वो n इज इक्वल टू 3 से आया है, और दूसरा n इज इक्वल टू 2 से आएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और 1 माइनस 1/9 हो गया 8/9, और लैम्डा हो जाएगा 9/8 इंटू 1.0974 इंटू 10⁻⁷। सो ये हो जाएगा आपको 1.025 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसमें और कर दो 15 आएगा। सो ये हो जाएगा, आपको नैनोमीटर में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 102.515 नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। वैसे ही अब आप देखो कि उस सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग देखो, जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आया, सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.0974 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 by 1 square minus 1 by 2 square, that is lambda, और ये हो जाएगा 1.0974 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 माइनस 1 by 4, 3/4। तो लैम्डा हो गया 4/3 इंटू 1.0974 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू आया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपको वैल्यू 1.215 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, डेट इज 121.5 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। सो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। हम लोग बाल्मर सीरीज के जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो निकाल लेते हैं। सो ये आप बोल दो पहला वेवलेंथ। ठीक है, सो इसको लैम्डा 1 बोल दो, ये दूसरा वेवलेंथ मान लो लैम्डा 2 मान लो, और तीसरा वेवलेंथ जो लैम्डा 3 होगा। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और ये बाल्मर सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग वो n इज इक्वल टू 2 पे आएगा, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1.0974 इंटू 10⁻⁷, 1/4 माइनस 1/9, सो 9 माइनस 4/36, दैट इज 5/36 हो जाएगा, और लैम्डा हो जाएगा 36/5। ठीक है, ये हो जाएगा 36/5
इंटू 1.0974 इंटू 10⁻7। सो ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 656.096 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, डेट इज ये -9 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 656.0.1 बोल दो, 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ गए होगे इसमें कैसे हम लोगों ने निकाला। पहले हम लोग देखा कि उसको जब उतना फोटोन का एनर्जी दिए तो किस स्टेज से किस स्टेज में गया और वहाँ से पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। यदि मान लेते हैं उसको इतना वैल्यू देते हैं कि यहाँ पर आ पाता, तो सपोज करो कि यहाँ तक आ जाता, तब कैसे कैसे आता, यहाँ से यहाँ तक आता एक, फिर यहाँ से यहाँ तक आता दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक आता तीसरा, यहाँ से यहाँ तक आता चौथा, मतलब ऐसे करके सारा कॉम्बिनेशन बनाते। सपोज करो कि उसको इतना एनर्जी दिए कि 4 तक चला गया, सो वो 4 पर गया और यहाँ था 3, 2, 1, उसको एनर्जी से 1 से 4 तक ले गया। तो क्या क्या पॉसिबल है, 4 से सीधे 1 तक आना पॉसिबल है, 4 से सीधे आपको 3 तक आना पॉसिबल है, 4 से 2 तक, ठीक है, और उसके बाद वैसे ही आपको 4 से 1 तक तो देख ही लिए, फिर वैसे ही आपको 3 से 2 तक, 3 से फिर 1 तक, फिर आपको 2 से 1 तक, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, सब वेवलेंथ आपको निकालना होगा। ठीक है, सो आई थिंक समझ गया होगा। प्रॉब्लम नंबर 12.10 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इन अकॉर्डेंस विद द बोर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 × 10⁻11 मीटर विथ ऑर्बिटल स्पीड दिया गया है, मास ऑफ अर्थ दिया गया है। सो बोर मॉडल क्या बोलता है, बोर मॉडल बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। क्लियर है, और यहाँ पर जो अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है ये आपको सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ एक छोटा सा बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका मास ऑफ अर्थ, ठीक है, सो मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये हो गया n इंटू H/2π। अब मास ऑफ अर्थ दिया गया है 6.0 इंटू 10⁻24, वेलोसिटी दिया गया 3 इंटू 10⁻4, और रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू n इंटू h का वैल्यू कितना है 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2π। सो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा आपको 6 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 2π डिवाइडेड बाई 6.62, ठीक है, और इंटू 10⁻34, और ऊपर में कितना आ जाएगा 10⁻24 इंटू 11, 24 प्लस 4 28, और 11 कितना हो गया 39। सो 39, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25.61, और 39 प्लस 34 ये हो गया 73 इंटू 10⁻73। सो ये हो गया 2.56 को अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, 2.6 इंटू 10⁻74। सो n का वैल्यू 2.6 इंटू 10⁻74 होगा। देखो कितना हाई वैल्यू है, कितना हाई क्वांटम नंबर है, ठीक है। और इसका हाई नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, एक इसके एडिशनल एक्सरसाइज में प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो मेरे ख्याल में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखेंगे।